हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और हमने उस वीडियो में कीमत रेखा कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी पढ़ा था। उपभोक्ता का जो बजट सेट होता है उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी पढ़ा था। तो अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि ये जो बजट रेखा है, ये जिसे हम कीमत रेखा भी कहते हैं, वो कैसे परिवर्तित हो सकती है या वो किस तरह से घूम सकती है। तो देखिए, दो कारण है इसके पीछे। पहला है आय में परिवर्तन और दूसरा है कीमत में परिवर्तन। पहले इसको समझते हैं कि आय में परिवर्तन होने की वजह से कीमत रेखा कैसे बदलती है। ये देखिए, ये कीमत रेखा बनाना आपने सीख लिया था। तो ये जो ए बी है, ये हमारी आरंभिक कीमत रेखा है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो ये कीमत रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आय बढ़ने पर y मीन्स इनकम, आय बढ़ी है तो उसकी वजह से जो हमारी नई कीमत रेखा बन गई वो क्या है, A1 B1, ये वाली कीमत रेखा। इसी तरह अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाए, मतलब उसके साधन कम हो गए, अब वो कम वस्तुएं खरीद पाएगा, तो ये जो कीमत रेखा है नीचे की तरफ शिफ्ट होकर A2 B2 हो जाएगी। इसी तरह अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, दो वस्तुएं थी x और y, यहाँ मैं आपको x वस्तु का केस लेकर समझाती हूँ कि जो x वस्तु है, ये हमारी x वस्तु है। अगर ये आरंभिक कीमत रेखा तो हमारी ए बी ही रहेगी, ठीक है। और अगर जो x वस्तु है उसकी कीमत, x वस्तु की कीमत पहले से कम होकर px जो है वो कम हो गई, तो उसकी वजह से जो नई कीमत रेखा बनेगी वो बनेगी AB1, ये वाली कीमत रेखा। क्योंकि अब उपभोक्ता जो x वस्तु है उसकी ज्यादा मात्रा, यहाँ से ज्यादा मात्रा वो खरीद सकता है। तो इस वजह से ये रेखा जो पहले AB थी अब वो रोटेट हो गई और AB1 हो गई। इसी तरह अगर x वस्तु की कीमत बढ़ जाए, अभी वस्तु महंगी हो गई, तो नेचुरली उपभोक्ता अब इसकी पहले से कम मात्रा खरीद पाएगा। तो इसलिए हमारी जो कीमत रेखा है वो क्या बन गई, AB2। तो ये है कीमत रेखा का रोटेट हो जाना। ये केस आप y के लिए भी बना सकते हैं। अगर y वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो ये रेखा इस तरह से बनेगी। अगर y वस्तु की कीमत कम हो जाए तो ये रेखा इस तरह से यहाँ तक ऐसे रोटेट हो जाएगी। तो ये है कीमत रेखा का परिवर्तित हो जाना या फिर रोटेट हो जाना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एकदिष्ट अधिमान या मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देखो इसका मीनिंग क्या है। एकदिष्ट का मतलब एक दिशा में सोच रहा है उपभोक्ता। कैसे कि एकदिष्ट अधिमान का अर्थ है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें उन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की मात्रा अधिक हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा भी कम न हो। तो मीन्स उपभोक्ता का जो मेन एम होता है या वो प्रेफरेंसेस जो उसकी होती हैं वो ऐसे तय करता है कि कम से कम बंडल में जो दो वस्तुएं हैं उनकी मात्रा उसे अधिक प्राप्त हो सके। मीन्स या मैं सिंपल शब्दों में कह सकती हूँ कि एक उपभोक्ता हमेशा एक वस्तु की अधिक मात्रा को उसकी कम मात्रा की तुलना में महत्व देता है, अधिमान देता है या प्रेफरेंस देता है। तो इसको हम बोल देते हैं एकदिष्ट अधिमान। ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता के अधिमान, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है और इस टेबल में मैंने क्या ले लिया है, दो वस्तुओं के संयोग लिए हैं। वस्तुएं कौन सी है, यहाँ पर हमने ले ली एप्पल्स ऑरेंजेस। आप इसको या तो x वस्तु भी मान सकते हैं जैसे अब तक हम करते आए हैं, और ये हमारी y वस्तु भी हो सकती है। इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। ये हमारे सामने चार कॉम्बिनेशन है, चार संयोग हैं वस्तुओं के। तो पहले संयोग में क्या है कि जो सेब है उसकी मात्रा कितनी है या x वस्तु की मात्रा कितनी है, 1 इकाई, और इस वस्तु की है 10 इकाइयाँ। अब जैसे जैसे उपभोक्ता इस वस्तु की मात्रा को बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे उपभोक्ता के पास इस वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि उपभोक्ता इन सब जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उपभोक्ता इनको प्रेफर करेगा, अधिमान देगा। क्यों देगा, क्योंकि हर संयोग में कम से कम एक वस्तु की मात्रा तो बढ़ रही है।
मान लो इसकी कम हो रही है लेकिन इस वस्तु की मात्रा तो उसके सामने बढ़ रही है। और हम ये चीज समझते हैं कि सीमित साधनों की वजह से उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं की मात्रा को नहीं बढ़ा सकता है। अगर वो अपनी ज्यादा आय इस पर खर्च कर रहा है तो नेचुरली वो अपनी कम आय इस वस्तु पर खर्च कर पाएगा। तो इस तरह से उपभोक्ता की जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो तय करता है। मीन्स यहाँ तो वो किसी भी संयोग पे जा सकता है, लेकिन वो अपनी प्रेफरेंसेस कैसे तय करता है कि अगर उसके सामने वस्तु की दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा हो, या मैं ये कह सकती हूँ जैसे x, मान लो एक संयोग उसके पास है जिसमें x वस्तु की 10 और y वस्तु की उसके पास हो गई 8 इकाइयां, ये है उसके पास। और उसके सामने दूसरा एक संयोग रख दिया जाता है जिसमें उसके पास वस्तु की ये मात्राएं हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता हमेशा इसके लिए एक दिष्ट रहेगा, ये जो मैंने आपको भी बताया था। क्यों? क्योंकि ए कॉम्बिनेशन में उसके लिए दोनों वस्तुओं की मात्रा कम से कम इसके समान है, लेकिन इस वस्तु की मात्रा उसके पास ज्यादा है। ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। ये उदाहरण तो मैंने आपको दिया एक दिष्ट अधिमान के लिए, लेकिन ये चारों जो कॉम्बिनेशन है, उपभोक्ता इन चारों के प्रति वो तटस्थ रहेगा। वो मीन्स इन चारों में से किसी भी संयोग को प्रेफर कर सकता है, या ये हम कह सकते हैं कि चारों संयोग उसके लिए एक तरह से इक्वल है, क्योंकि इसकी कम हो रही है मात्रा लेकिन इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसे हम अब आगे डायग्राम से समझते हैं। अब देखो बच्चों, इस टेबल के बेस पर जो मैंने कर्व बनाया है, आपके सामने कर्व है, देखो यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर जैसे हम एक्स वस्तु लेते थे, अब हमने एक्स वस्तु किसको मान लिया, एप्पल्स को ले लिया हमने यहाँ पर, और वाई एक्सिस पर हमने ऑरेंजेस ले लिए। ठीक है, सेब और संतरे का उदाहरण लेके हम इसको समझते हैं। और ये हमारे सामने चार कॉम्बिनेशन है, यही वो चार कॉम्बिनेशन है, देखिए। तो जब एप्पल की एक इकाई खरीदते हैं तो ऑरेंज की कितनी है, 10। टेबल में आप देख ही रहे हो ये वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑरेंज की 7 इकाइयां, ये 7 है यहाँ पर, और 2 इकाइयां इसकी। इसी तरह इसकी इकाइयां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं तो इस वस्तु की इकाइयां कम होती जा रही हैं। तो इन्हीं ए बी सी डी कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पर दिखाया है। इस वक्र को हम क्या बोलते हैं, तटस्थता वक्र, आईसी कर्व बोलते हैं इसको, या हम इसको बोल सकते हैं तटस्थता वक्र। तटस्थता का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझिए अब। तटस्थ वक्र, या इसको हम बोलते हैं अंधिमान वक्र। तटस्थ वक्र उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है। कौन से बिंदु, ये सब बिंदु आप देख रहे हो, इन सब बिंदुओं को मिलाकर ये कर्व बना है, इसलिए यह उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है जो उन बंडलों को प्रदर्शित करता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ है। तो उपभोक्ता चाहे ए पर रहे, बी, सी या डी पर रहे, उसके लिए ये वो इन चारों के प्रति क्या है, तटस्थ है। तटस्थ होने का मतलब न्यूट्रल है, चाहे उसको इस पॉइंट पर रखा जाए, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, तो ये सब उसके लिए एक तरह से क्या है, तटस्थ पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर जो वक्र बना है उसको हम कह रहे हैं तटस्थता वक्र। तो आईसी हमारा है तटस्थता वक्र। और हमने अभी समझा ही था कि साधन सीमित होने की वजह से जैसे जैसे इसकी इकाइयां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इस वस्तु की इकाइयां क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो इस बिहेवियर को हमने जिस वक्र से शो किया यहाँ पर, उसको हम क्या बोल देंगे, तटस्थता वक्र। और ये क्या बन जाएगी, ये हमारी तटस्थता तालिका बन जाएगी। तो देखो बेटा, अब हमने एक तो ये टेबल बनाना सीखा, उसके बाद हमने इस टेबल के आधार पर ये डायग्राम बनाया। अब आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो, जिसे हम तटस्थता वक्र बोल रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व बोल रहे हैं, ये इंडिफरेंस कर्व जो है इसका ढलान कैसे है, ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब तटस्थता वक्र का ढलान कैसा होता है, ऋणात्मक ढलान होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है तो ऑटोमेटिकली उपभोक्ता के पास, क्योंकि साधन सीमित था, इस वस्तु की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, इसलिए इसका ढलान कैसा है, ऋणात्मक है। और इसका जो ये वक्र का ढलान है ऋणात्मक तो है ही, साथ में ये वक्र कैसा है, ये इस ओरिजिन बिंदु की तरफ कॉन्वेक्स है। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स शेप होना। अब इस कॉन्वेक्स शेप के पीछे एक रीजन है, उसे हम बोलते हैं MRS। ठीक है, MRS का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसकी परिभाषा मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन इसी चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको इस टेबल के थ्रू बताती हूँ, ताकि आपको इस डायग्राम की जो इस तरह से शेप है वो क्लियर हो जाए। कॉन्वेक्स क्यों है, कॉन्वेक्स होने का मतलब क्या है।
जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई बटे में चेंज इन एक्स। और ये चेंज इन वाई चेंज इन एक्स मतलब ये वाई में होने वाला परिवर्तन है और ये है एक्स में होने वाला परिवर्तन। तो MRS कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब हमारा यहाँ पर वाई क्या है ये और एक्स क्या है ये। तो अगर हमने इसमें चेंज निकालना है तो पहले के लिए हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमने मान लिया कि इससे ऊपर क्या वैल्यू थी ये हमें नहीं मालूम है। तो 7 - 10 ये कितना आ गया -3 और बटे में क्या आ जाएगा 2 - 1 तो ये आ गया -3। ऐसे ही हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे 5 - 7 तो हम ये जो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं या इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन वाई। तो हर एक वैल्यू आपने ऐसे ही कैलकुलेट करते जाना है। 5 - 7 क्या आ गया -2 बटे ये 3 - 2 1 तो ये आ गया -2। अब यहाँ पर 4 - 5 ये आ गया 1 -1 और इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 - 3 से क्योंकि इसमें से जो ये कैलकुलेट हो रहा है वो क्या है, चेंज इन एक्स है। ऐसा हर बार हम कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 तो ये क्या आ गया -1। तो ये जो MRS है इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने इस पे होल्ड बनाना अपना कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप देख रहे हो MRS क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले -3 था फिर -2 हुआ और ये अब -1 हो गया। तो इसे हिंदी में हम बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, ये सीमांत प्रतिस्थापन दर है। प्रतिस्थापन किसकी, दो वस्तुएं हैं, इसको एप्पल ऑरेंज कह लो आप या एक्स या वाई बोल लो तो एक ही चीज है, उसको कंसेप्ट को समझना है हमने तो बस। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या दिखा रही है कि एक्स वस्तु की ज्यादा मात्रा लेने हैं हमने। पहले हमारे पास वाई की 10 थी, एक्स की 1 थी। तो जैसे जैसे हम वाई वस्तु की जगह एक्स वस्तु को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो वो किस दर से कर रहे हैं आप देख रहे हो। जैसे जैसे एक्स की एक एक इकाई बढ़ रही है वैसे वैसे हमें वाई का जो है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। लेकिन हम किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले हमने छोड़ी 3 यूनिट, फिर हमने छोड़ी 2 यूनिट, फिर हमने छोड़ी 1 यूनिट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस वस्तु से जो हमें सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो बढ़ती जा रही है। मतलब हम इस वस्तु का कम से कम त्याग करने के लिए तैयार होंगे कि इस वस्तु की, एक्स वस्तु की ज्यादा इकाइयां प्राप्त करने के लिए हम वाई वस्तु की ज्यादा इकाइयां नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे हम क्या करते चले जाएंगे, हम उसकी कम इकाइयां छोड़ने के लिए तैयार होंगे। तो इस वजह से जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है ये कैसी आती जाती है, घटती जा रही है। ये -3 -2 -1 तो मीन्स यहाँ पर हम माइनस लगा सकते हैं कि MRS कैसी होती है, ऋणात्मक में होती है। ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो इस MRS के ऋणात्मक होने की वजह से या सीमांत प्रतिस्थापन दर के ऋणात्मक होने की वजह से ही ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है, तटस्थता वक्र होता है, ये कैसा होता है, ओरिजिन या मूल बिंदु की तरफ कॉन्वेक्स होता है। आपको नेक्स्ट आगे जैसे चल रहे हैं हम ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, मैं इसको आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। तो देखो बच्चों, प्रतिस्थापन की सीमांत दर जिसको हम MRS कह रहे हैं, तो उसकी परिभाषा क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर वाई वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए छोड़ने को तैयार हो जाता है। और ये MRS कैसी होती है, ये हमेशा ऋणात्मक होती है। तो MRS का जो फॉर्मूला वो क्या है, चेंज इन वाई बटे में चेंज इन एक्स, या हम इसको कह सकते हैं लॉस बटे में गेन। हमने देखा अभी जो टेबल हमने बनाई थी उसमें एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो वो हमारा गेन हो गया, और वाई वस्तु की मात्रा का हमें त्याग करना पड़ रहा है तो वो हमारा लॉस हो गया। तो MRS हमेशा नेगेटिव रहेगी और इसका फॉर्मूला हो गया चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स। तो अब तटस्थता वक्र की विशेषताएं देखते हैं आगे। तटस्थता वक्र की सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसका ढलान ऋणात्मक होता है। आपने ये डायग्राम बनाना सीखा था, ये इंडिफरेंस कर्व है, मैंने वही डायग्राम यहाँ दिखा रहा है, दोबारा से शो किया आपको। तो यहाँ एक्स वस्तु है, यहाँ वाई वस्तु है, और IC वक्र जो है इसका ढलान ऋणात्मक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा तभी प्राप्त की जा सकती है जब दूसरी वस्तु की मात्रा को कम किया जाए। तो मीन्स एक्स की मात्रा यहाँ बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्स की ज्यादा मात्रा पाने के लिए हमें वाई का ये त्याग करना
पड़ रहा है, y की इकाइयाँ कम होती जा रही हैं और x की बढ़ती जा रही हैं। तो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है उसका ढलान ऋणात्मक होता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय तो सीमित है। अगर उसको एक वस्तु ज़्यादा चाहिए तो नेचुरली उसको दूसरी छोड़नी पड़ेगी, कुछ इकाइयाँ उसकी त्याग करनी पड़ेंगी। तो सेकंड विशेषता क्या है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होने का मतलब ये हमारा मूल बिंदु है और इसके यहाँ से जो शेप हम देख रहे हैं इस वक्र की, इस शेप को हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, इस बिंदु से ये क्लोज है यहाँ, तो ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स होने के पीछे एक रीजन है कि MRS जो है हमारी घटती जाती है। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी MRS, आपको ध्यान होगा वैल्यूज क्या आई थी, -3, -2, -1। ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने ये वैल्यूज निकाली थी MRS की। तो MRS क्या है, घटती जा रही थी। ठीक है, तो एक उपभोक्ता X वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त करने के लिए Y का त्याग करता है। तो Y वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है, या हम कह सकते हैं कि Y वस्तु की अहमियत उस उपभोक्ता को पता लगती है, क्योंकि उसको Y छोड़नी पड़ रही है, इसलिए वो क्या, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ती जाएगी और वह उसकी कम से कम इकाइयां त्याग करने के लिए तैयार होता है। तो IC वक्र जो है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की वजह से जो है वो x एक्सिस के, सॉरी वो ओरिजिन जो पॉइंट है मूल बिंदु के कॉन्वेक्स होता है। अब अगली विशेषता देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट तटस्थ वक्र की विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या है कि तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। डायग्राम देखते हैं फिर थ्योरी करेंगे। यहाँ पर जो वक्र बना हुआ है, यहाँ पर आपके सामने दो वक्र हैं, एक तो IC1 है और एक ये है IC2। अब इस बिंदु पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही वक्र उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इस बिंदु से पहले ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि IC1 IC2 से ज्यादा संतुष्टि दे रहा है। इस बिंदु के बाद आप देख रहे हो कौन सा वक्र ऊपर आ गया, IC2। तो इस बिंदु के बाद IC2 उपभोक्ता को IC1 से ज्यादा संतुष्टि दे रहा है। लेकिन एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस दिखाए जाते हैं, वो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दो वक्र एक बिंदु पर तो समान संतुष्टि दें, लेकिन उस बिंदु से पहले IC1 दे और उस बिंदु के बाद IC2 दे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि जिस बिंदु पर वे काटते हैं उस बिंदु पर दोनों ही तटस्थ वक्र संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करेंगे, किंतु यह संभव नहीं है। यहाँ A और B पॉइंट भी दिखाए हुए हैं। जैसे A पॉइंट पर X की मात्रा जितनी थी, B बिंदु पर वो ज्यादा हो गई, तो वही बात होगी कि दो वक्र हैं, C पर तो समान संतुष्टि का स्तर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन A पर क्या हो रहा है, A पर X की मात्रा और Y की मात्रा B की तुलना में कम है। अगली विशेषता क्या है कि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। यहाँ फिर आपके सामने दो तटस्थ वक्र हैं, IC1 और IC2। तो इसका Q पॉइंट और S पॉइंट देखिए आप। S पॉइंट पर X की मात्रा OX1 और Y की है OY1। जब हम इस तटस्थ वक्र पर जाते हैं, कैसे जा सकते हैं, जब उपभोक्ता के पास साधन बढ़ जाए, उसकी आय बढ़ जाए, तो वो ज्यादा संसाधन होने की वजह से वस्तु की ज्यादा मात्रा ले सकता है, और वो इस वक्र पे आ गया। तो Q पॉइंट क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर X की भी मात्रा पहले से बढ़ गई और Y की भी यहाँ मात्रा पहले से बढ़ गई। इसलिए हम कह रहे हैं जो तटस्थ वक्र जितना ऊपर होगा, संतुष्टि का स्तर वो उतना ही ज्यादा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये X की मात्रा का बढ़ना शो हो रहा है और ये Y की मात्रा का बढ़ना शो हो रहा है, जैसे ही हम इस वक्र से इस वक्र पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब तटस्थ वक्र की आखिरी विशेषता क्या है कि तटस्थ वक्र कभी भी X एक्सिस या Y एक्सिस को टच नहीं करता है। इसके जैसे ये तटस्थ वक्र बनाया मैंने, और यहाँ पर A बिंदु पर तटस्थ वक्र टच कर रहा है Y एक्सिस को, तो इस A बिंदु का मतलब क्या है, इस A बिंदु पर X की मात्रा 0 हो गई और Y यहाँ पर कितना है, Y है OA। ठीक है, तो यहाँ मीन्स उपभोक्ता X की कोई भी मात्रा नहीं खरीद रहा है। और अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, B पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर Y 0 हो गया
और x कितना हो गया, x हो गया OB, x की मात्रा क्या आ गई, OB। तो मीन्स क्या शो हो रहा है यहाँ पर, y 0 हो गया, लेकिन उपभोक्ता को क्या चाहिए, उपभोक्ता को x वस्तु y वस्तु दोनों ही चाहिए हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो तटस्थ वक्र होता है वो कभी भी किसी भी एक्सिस को नहीं छूता है। तो ये सब हमने कर ली बच्चों तटस्थ वक्र की विशेषताएं।